अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस CHM 631 का पांचवा और आखिरी लेक्चर है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर के बाद मज़ीद कोई लेक्चर नहीं इंशाल्लाह होगा और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में पिछले लेक्चर तक हमने D2 और D8 की कुछ एग्जांपल्स की थी। मैंने आपको ये तस्करा किया था वहाँ पर भी लेक्चर नंबर 4 में कि हम D2 और D8 के साथ यानी होल फॉर्मलिज्म के हिसाब से चलेंगे, एग्जांपल्स को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो हमने D2 और D8 समझा था और अभी D8 की एग्जांपल और ले लेंगे, इसमें कुछ और एक्सपेक्ट भी समझ लेंगे मुख्तलिफ लिगेंड्स का। उसके बाद D3 D7 यानी होल फॉर्मलिज्म होता है इनका, D4 D6, फिर आखिर में D5 और फिर उसके बाद जो है हम शेप्स जो बैंड के डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, उन्हें हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं D8 की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए जी, D8 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, वही निकल हेक्सा कॉम्प्लेक्स। इसको कंपेयर कर रहे हैं अगर लिगेंड चेंज हो जाए, इथिलीन डायमीन लिगेंड हो जाए। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखें तो एको जो है इसकी फील्ड कम है और इथिलीन डायमीन की फील्ड ज्यादा है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो आपके रेड कलर का जो पोर्शन है ये इथिलीन डायमीन के लिए है और ब्लू है ये शो कर रहा है किसके ट्रांजिशन, एको कॉम्प्लेक्स के। एको की देखें डेल्टा नॉट वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू इथिलीन डायमीन। ठीक है। अब अगर हम यहाँ हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स को देखें जो कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन आ रहा है, ये ब्लू रंग से दिखाया गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस पर अलाउ ट्रांजिशन 3 बैंड्स आने चाहिए थे, पिछले लेक्चर में भी है, हमें ये देख चुके हैं। तो हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स के 3 बैंड हमें आ रहे हैं और इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। देखिए ये जो फुल लाइन है ना, डैश लाइन नहीं, ये जो सॉलिड लाइन वाली जो वाला जो स्पेक्ट्रम है ये निकल हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी एक ये पीक आ रही है, दूसरी ये पीक आ रही है, तीसरी पीक आ रही है। ठीक है, यानी ज्यादा वेवलेंथ पे आ रही है, कम एनर्जी पे आ रही है। ठीक है, जबकि निकल इथिलीन डायमीन की पीक, यही वाली पीक यहाँ आ रही है। क्यों यहाँ आ रही है? यानी कम वेवलेंथ यानी ज्यादा एनर्जी पे आ रही है। तो क्यों यहाँ आ रही है? क्योंकि इथिलीन डायमीन जो है उसकी फील्ड ज्यादा है और फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज्यादा आ गया, इसका ये आ रहा था और इसका ये ज्यादा आ गया। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा बैंड इसका 14,000 पर तकरीबन आ रहा है, या वेवलेंथ में देखें तो 700 के करीब आ रहा है। अब वो इसका और कम आ रहा है, कम वेवलेंथ पे या ज्यादा एनर्जी पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका, ठीक, यानी ये 14,000 पे है तो इसका दूसरा वाला 18,500 पर है ना। और इसका जो तीसरा बैंड है वो 25,000 वेव नंबर पर है, तो इसका से ज्यादा एनर्जी पर 30,000 पर। तो ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये लिगेंड की फील्ड का फर्क है, इसकी वजह से ये इंटेंसिटी, यानी अगर इस जगह से ये लिगेंड फील्ड लेंगे तो बैंड इंटेंसिटी, बैंड की जो पोजीशन है या वेवलेंथ है या वेव नंबर है वो इस हिसाब से पता चलेगा। फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। और अगर इथिलीन डायमीन लेंगे तो फर्स्ट वाला पोजीशन की भी एनर्जी ज्यादा है यानी वेवलेंथ कम है, सेकंड की भी एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, और थर्ड की भी एनर्जी ज्यादा है यार वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको कंपैरिजन के लिए बताया गया कि लिगेंड के चेंज होने से, फील्ड चेंज होने से कैसे स्पेक्ट्रम में चेंज आ जाएगा। अब हम आते हैं जैसे ये D8 का एक और है कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ये ClO4 कॉम्प्लेक्स है, ये पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें भी 3 पीक्स आ रही है, लेकिन आप देखें तो इनकी पोजीशंस में फर्क है। अब इसकी जो पहली पीक आ रही है, इसका स्केल उल्टा बना हुआ है। ये अगर हम देखें तो इधर एनर्जी इस तरफ कम हो रही है, एनर्जी यहाँ बढ़ रही है, सॉरी, एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर को, जबकि इसमें एनर्जी यहाँ बढ़ रही है। तो इसकी पहली पीक ये होगी, जैसे इसकी ये पहली पीक है ना, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये पीक यहाँ पे होगी। तो ये भी तकरीबन 9,000 के आसपास आ रही है। ठीक है, दूसरी पीक भी जो है वो तकरीबन कहना चाहिए कि 14-15,000 के करीब आ रही है, और तीसरी पीक भी हमारी कोई 25,000 वेव नंबर के सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आ रही है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है पीक की, बेसिकली ये वाई एक्सेस बताता है तनाव सुगानों का, और ये इसका डिसीजन होता है डेल्टा वैल्यू से, और डेल्टा वैल्यू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी हिसाब से अरेंज हुई हुई है। ठीक है जी, अब हम आते हैं D3 और D7 पे। तो अभी हम D3 की बात करते हैं। आपको पहले बता दिया था कि हम कैसे पहचानेंगे D3 है। जैसे ये क्रोमियम 3+ कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्रोमियम Bf4 है। ठीक, तो Bf4 पर -1 चार्ज होगा तो ये 3
नेगेटिव हो जाएगा तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, क्रोमियम D4S2 होता है। 3 पॉजिटिव का मतलब है 2 S के इलेक्ट्रॉन कम होगा और एक D का, तो D3 बन गया। ठीक है, अब D3 की तनावे से डायग्राम देखें तो क्वार्टेट F इसकी ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है क्वार्टेट F, क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T2G और क्वार्टेट T1G और तीसरा क्वार्टेट टी। 3 बैंड आने चाहिए, तो 1 2 तीसरा गायब है। तीसरा ये बैंड इसको नहीं कह सकते हम, इसलिए ये तीसरा बैंड बहुत इंटेंस है, ये बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर बहुत इंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये 3 बैंड जो आ रहे हैं बेसिकली, ये 1 2, अब हम कहेंगे जी तीसरा बैंड यहाँ आएगा, यकीनन आ रहा होगा, हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर के अंदर वो जम हो गया। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में मिसाल दी थी कि धूप में मोमबत्ती की रोशनी, खड़ी धूप में मैदान में आप मोमबत्ती लेके खड़े होंगे तो उसकी रोशनी जम हो जाएगी ना, नजर ही नहीं आएगी। ऐसे ही हमारा जो तीसरा बैंड है वो इस चार्ज ट्रांसफर बैंड में जम हो गया। एक और मिसाल आपके सामने, ये कॉपर का हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स है 3+ चार्ज का। ठीक है, तो हेक्सामीन एमीन का चार्ज 0 होता है, लिहाजा क्रोमियम पे 3+, सॉरी क्रोमियम का, कॉपर का नहीं, तो क्रोमियम पे 3+ चार्ज होगा। और क्रोमियम की मैंने आपको मिसाल बताई D4S2 होता है, तो ये D3 कहलाएगा। अब इसके अंदर भी आप देखें तो ये तो स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन है, पहले पिछले लेक्चर में इसकी बात हो चुकी है। ये 2 अलाउड ट्रांजिशन है ना, यानी क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T2G, ये ट्रांजिशन हमें ऐसे ही लेबल करने होते हैं, हाँ, एरो से, ग्राउंड से एक्साइटेड तक एरो, तनावे से डायग्राम हम देखेंगे और हम इसको ऐसे करेंगे जो क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T2G तक, जैसे उन्होंने बताया। ठीक है, इसी तरह क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T1G तक, इस तरह बताया। अब तीसरा क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T1 तक होना था, लेकिन वो यहाँ कहीं आगे होगा, ज्यादा एनर्जी पर होगा, कम वेवलेंथ पे होगा, तो हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम इसकी वजह बता सकते हैं। हो सकता है हमारी वजह गलत हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था इस कोर्स के अंदर लॉजिकल बात होनी चाहिए। लॉजिक दुरुस्त होगी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन लॉजिक गलत हो तो मार्क्स सही बात पर भी कम मिल जाते हैं या नहीं मिलते। तो लॉजिक दुरुस्त हो सकती है यहाँ पर भी आपकी। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह D3 का होल फॉर्मूलिज्म D7 के साथ है। तो D7 के अंदर हम देखते हैं कि ये D कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट जो है वो D7S2 होता है, तो 2+ का मतलब S2 खत्म चले गए, तो D7 आ गया। D7 की तनाव डायग्राम देखें मुख्तलिफ है, ये हमें पहली बात हमारी हुई थी। D7 में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, वीक फील्ड और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में ग्राउंड स्टेट क्वार्टेट T1G है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ये ग्राउंड स्टेट नहीं रही, ये ऊपर चली गई। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में ग्राउंड स्टेट कौन सी है, ये डबलेट वाली, डबलेट T2G। ठीक, तो ये डबलेट T2G हमारी ग्राउंड स्टेट है। अब हमें ये देखना है कि आया ये जो हमें हम एक सवाल आपसे ये भी पूछा सकता है कि ये स्पेक्ट्रम है कोबाल्ट का, बताओ इसके साथ जो लिगेंड है, लिगेंड तो बताया नहीं कौन सा है, बताओ वो जो लिगेंड अटैच हो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ आके देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड के अंदर क्या है, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्वार्टेट से क्वार्टेट एक ये ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी ये जो क्वार्टेट T2G है। दूसरा ये ट्रांजिशन हो जाएगा जो कि क्वार्टेट A2G है, और तीसरा ये ट्रांजिशन हो जाएगा तो क्वार्टेट T1G। तो 3 ट्रांजिशन आने चाहिए, तो 1 2 आ रहे हैं, तीसरा हमारा शायद आगे एनर्जी पे नहीं नजर आ रहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी लो स्पिन होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि डबलेट से डबलेट 1 2 3 4, मतलब मल्टीपल और भी आगे हैं, तो मुतादिद ट्रांजिशन होने चाहिए लाइन से, और करीब करीब भी, तो वो तो ऐसे नहीं है। तो हम कह सकते हैं नहीं जनाब ये वीक फील्ड लिगेंड है जो इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, इसलिए कि 2 से 3 बैंड आ रहे हैं, तीसरा बैंड हमें नजर नहीं आ रहा, या ये तीसरा बैंड हो सकता है हो, हम ये कह सकते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसके साथ अटैच नहीं, क्योंकि लिगेंड तो नहीं बताया कौन सा है। ठीक है, अच्छा जी, अब D4 D6 की बात करते हैं। तो D4 के अंदर ये कॉम्प्लेक्स क्रोमियम 2+ का है, पहले हमने क्रोमियम 3+ लिखा था, वो D3 था। क्रोमियम 2+ क्या होगा, क्रोमियम D4S2 है, तो क्रोमियम 2+ D4 होगा। अब क्रोमियम 2+ का हमने स्पेक्ट्रम लिया तो हमारे पास ये एक ही बैंड आया, ये बैंड आगे जो आ रहा है हाई एनर्जी पर है, इसको देखते हैं क्या है। तो क्रोमियम की जो वीक, अब यहाँ भी चले हमसे पूछ लिया कि हमें लिगेंड नहीं बताया, चलो फर्ज करें, और हमसे पूछा जाए कि बताओ ये स्पेक्ट्रम ऐसा आ रहा है, इसका लिगेंड वीक फील्ड होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ग्राउंड स्टेट क्या थी, ट्रिपलेट T1, तो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट 1, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट 2, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट 3 4, और ये वहां ऊपर 5। तो ये 5 तो कम से कम हमें यहाँ पे ट्रांजिशन मिलते, स्पिन अलाउड। लेकिन बात यह है कि इसमें तो एक ही मिल रहा है देखा जाए तो, और यहाँ पे क्विंटेट से क्विंटेट एक ही है, क्विंटेट 5 को कहते हैं। तो ये देखें ना, ये जो इसकी ग्राउंड स्टेट थी बेसिकली यहाँ एक्साइटेड हो गई क्विंटेट EG, ये क्विंटेट EG से
और ये क्विंटेड T2G तक है ना, ये क्विंटेड T2G, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेड हो गई है, लेकिन यहाँ ये इससे पहले वीक फील्ड से पहले वीक फील्ड में ये थी, तो बस एक ही ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ दिस इज वीक फील्ड लिगेंड जिसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह D6 इसका होल फॉर्मलिज्म होता है, ये फेरस का कॉम्प्लेक्स है, और फेरस जो है आयरन जो है D6S2 होता है, और Fe2+ जो होगा D6 हो जाएगा। तो अब हम D6 की देखते हैं। यहाँ भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हम बताएं, तो हम बता सकते हैं कि सिंगलेट से कई सारे होते हैं सिंगलेट के, एक ये है, एक ये है, आगे ये है, 3-4 हैं, जबकि जो वीक फील्ड है उसमें वही क्विंटेट है, तो क्विंटेट का एक ही ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन आ रहा है, दूसरा ये चार्ज ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ClO4 के मीडियम में मौजूद है ये, ठीक है। तो ये चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरा बैंड आ रहा है, लेकिन हमारे ख्याल में तो दूसरा बैंड अगर आता तो फिर और बैंड भी आते, सिंगलेट से सिंगलेट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक। या एक ही बैंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि ये वीक फील्ड लिगेंड ही हो, ठीक। तो ये हम यहाँ पर इस तरह ये भी बता सकते हैं, ठीक। और अगर हमें लिगेंड का पता हो और वीक फील्ड का पता हो तो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि अभी ये एक ही बैंड आना चाहिए, ये एक बैंड ये आ रहा है। बैंड स्प्लिट क्यों हो रहा है, मैं आपको पहले भी गुजारिश की थी कि हम इसको इस लेक्चर के लास्ट में इंशाल्लाह इसको समझेंगे कि बैंड स्प्लिट हो रहा है किसी वजह से। अलबत्ता ये क्यों आ रहा है, ये हो सकता है चार्ज ट्रांसफर हो, स्पेक्ट्रम चार्ज ट्रांसफर बैंड हो जो आगे जाके बहुत इंटेंस हो जाते हैं फौरन ही, तो ये उसकी वजह से आ रहा हो सकता है। ये ना ये बात गलत हो, लेकिन आपने तो लॉजिकल बात की तो बात आपकी दुरुस्त मानी जा सकती है, बिल्कुल। अगला देखते हैं D5, यानी हमने D2 D8 D3 D7 और D4 D6 देखा, अब D5 की आखिरी ये D5 ही रह गया था। D1 D9 हमने पिछले लेक्चर में शुरू में देख लिया था। तो D5 में जनाब क्या है, D5 की जो ग्राउंड स्टेट है ना, ये बड़ा आज मसला है, वो है 6 स्टेट S से निकलती है 6 स्टेट A1G, है ना। अब 6 स्टेट A1G यहाँ पर है, लेकिन 6 स्टेट से कोई और 6 स्टेट यहाँ है ही नहीं, लिहाजा यहाँ भी कोई 6 स्टेट नहीं है, तो इसका कोई भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं आता। तो इसका मतलब है कि इसके ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ये है मैंगनीज हेक्सा एको का, तो मैंगनीज D5S2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 2+ चार्ज होगा तो D5 हो जाएगी। तो अब ये बहुत लेस इंटेंस बैंड आते हैं, तो आपको तो बहुत इंटेंस नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसका वाई एक्सिस देखें कितनी कम एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.03 0.02 0.01, आपको पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाया गया था ना कि एप्सिलॉन वैल्यू कम कब होती है, जब स्पिन फॉरवर्डन बैंड्स होते हैं। तो ये बहुत, ये आपको मैग्नीफाई करके तो दिखाए जा रहे हैं, जैसे पहले भी आपको एक आध फिगर में मैग्नीफाई करके दिखाया गया था क्रोमियम की मिसाल में, लेकिन ये बहुत, यानी एज कम्पेयर टू द DD ट्रांजिशन या स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। इसीलिए मैंगनीज हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स, अगर आप मैंगनीज का सल्फेट आप लें उसको पानी में डाल देना तो उसका बहुत ही लाइट पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, और इतना लाइट होता है कि आपको शक ही होता रहेगा कि ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत कम होता है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होते, स्पिन फॉरवर्डेड ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी हम आगे समझेंगे, इसी स्पेक्ट्रम को हम दोबारा देखेंगे वहां पर। वहाँ अभी तो स्पेक्ट्रम आपने ध्यान में रखें D5 का ना, वहां पे स्पेक्ट्रम मैं इंशाल्लाह इसको इस तरह से वर्टिकल कर दूंगा समझाने के लिए, यही नाबसिक डायग्राम होगी, और इसी स्पेक्ट्रम को वहां पे वर्टिकल कर देंगे ताकि आपकी बात वाज़ेह हो जाए। मसला क्या होगा, ये बैंड सबके सब स्पिन फॉरवर्डन है, ठीक है, और ये बहुत कम इंटेंसिटी के, ये शार्प क्यों आ रहा है, ये ब्रॉड क्यों आ रहा है, ठीक है, ये बात हमने सीखनी है आगे जाकर। इसी तरह D5 का एक और है मैंगनीज 2+, मैंगनीज 2+ का क्लोरेट के साथ, मैंगनीज 2+ भी जनाब D5S2 है, और मैंगनीज अभी जैसे मैंगनीज हेक्सा था, अब इसके अंदर भी देखें ये जो एप्सिलॉन वैल्यू ये बता रही है आपको। जब भी आप स्पेक्ट्रम देखें तो साथ एप्सिलॉन वैल्यू जरूर देखें, क्योंकि एप्सिलॉन वैल्यू बहुत कम तो नहीं है, इसके मतलब है स्पिन फॉरवर्डन है। हमें तो देखने में पिछले इतने स्पेक्ट्रम देखे ये भी उतना वैसे ही लग रहा है, ऐसा नहीं है, असल में ग्राफ का फर्क है, ये हम जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, ये वही चार्ज ट्रांसफर की तरफ चला गया, ठीक है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स चार्ज ट्रांसफर, लेकिन बाकी जो DD ट्रांजिशन है दीज ऑल आर स्पिन फॉरवर्डन बैंड्स, ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले मौजू पर कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड जो हमारे आते हैं इनकी शेप क्या क्या कैसे चेंज हो जाता है। एक तो चेंज होता है वेरिएशन ऑफ DQ कह लें या डेल्टा कह लें, यानी जो हमारी डेल्टा वैल्यू चेंज हो रही होती है फील्ड लिगेंड फील्ड उसकी वजह से होता है, वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे। दूसरा, सिमेट्री के कंपोनेंट्स लोअर हो जाते हैं, उसको भी हम समझेंगे। वाइब्रेशन की बात तकरीबन इससे मिलती जुलती है, इससे और ये ऊपर वाले से। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी होती है, और इससे नॉर्बिट कपलिंग की वजह से भी ये डिस्टॉर्शन हो जाती है, यानी बैंड ब्रॉड हो जाते हैं या बैंड स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से। यानी एक बैंड है ना ये, अब ये बैंड या तो ब्रॉड हो जाएगा
या बैंड स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे हम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, आइए वेरिएशन इन डेन डी क्यू यानी डेल्टा वैल्यू यानी लिगेंड फील्ड वैल्यू, क्योंकि जब लिगेंड फील्ड वैल्यू की वेरिएशन ज्यादा आ रही हो यानी स्लोप ज्यादा हो तनाव डायग्राम में एनर्जी लेवल्स का कोरिलेशन का, तो फिर हमें बैंड्स ब्रॉड मिलते हैं। देखिए अब इसकी मिसाल यूं है, ये मैंने एक ऑर्गेल डायग्राम कह लें, तनाव डायग्राम कह लें, तो ये एक एनर्जी स्टेट, एक एनर्जी लेवल ये लिया और एक ये लिया। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड होते हैं ना, उन लिगेंड के अंदर वाइब्रेशन एनर्जी वगैरह होती है, तो वो अपनी एनर्जी को आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहे थे। इन्होंने तो काफी, यानी इसके फिगर में तो काफी दिखाया गया है कि दूर दूर तक है ना टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही होती है। तो हमें क्या होता है, अगर ये टू एंड फ्रो ना हो रही होती तो हमें सिंगल ऐसी पीक मिलती, ये वाली। ठीक है, अब इसकी इसकी एनर्जी क्या थी, ये एक फिक्स थी एनर्जी थी। ठीक, लेकिन क्योंकि टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक मूवमेंट हो रही है, एनर्जी इसकी डेल्टा वैल्यू चेंज होती है कॉम्प्लेक्सेस की ड्यू टू वाइब्रेशन रोटेशन वगैरह की वजह से। तो अब क्या हो रहा है, जब ये इसकी वजह से चेंज हो रही होती है, तो फिर क्या होता है, जब ये यहाँ है तो इसकी एनर्जी इतनी है, और जब ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया तो इसकी एनर्जी इतनी हो गई। तो देखिए आपको एनर्जी की वाइब्रेशन, तो ये बैंड जो है आपको एक जगह नहीं नजर आएगा, बल्कि एक पूरा बैंड नजर आएगा, शार्प पीक नजर नहीं आएगी। ठीक, अच्छा अब इस एनर्जी लेवल का स्लोप अगर और ज्यादा हो गया, इसका तो स्लोप था कुछ, इसका उससे भी ज्यादा हो गया, तो अब आप देखें उतने ही वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन क्या हुआ, एनर्जी का डिफरेंस बहुत बढ़ गया, तो ये बैंड और ब्रॉड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बैंड फिर भी कम ब्रॉड था और ये ज्यादा ब्रॉड हो गया। ठीक है, तो ये वजह क्या होती है, ये वेरिएशन इन वाइब्रेशन जो होती है हमारे इस मॉलिक्यूल में, उसकी वजह से लिगेंड की फील्ड वैल्यू, लिगेंड फील्ड वैल्यू में वेरिएशन आती रहती है, उसकी वजह से बैंड जो है ब्रॉड होते हैं। ठीक, अच्छा जी, D5 का ऑक्टाहेड्रल केस हमने पहले देखा था, मैंने आपसे कहा था स्पेक्ट्रम को मैं वर्टिकल कर दूंगा, ये मैंने वर्टिकल कर दिया। वहां ये पूछा था कि ये ब्रॉड क्यों है और ये शार्प क्यों है। तो देखिए यहाँ वजह क्या है कि ये जो स्टेट है ना, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है ना, और बल्कि यहाँ पे दो दो इकट्ठी आई हुई है। ठीक, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होगा, ये जो इसके अंदर टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है उसके बावजूद क्या होगा, हर वक्त एनर्जी यही रहेगी, चाहे एनर्जी फील्ड ये हो जाए चाहे ये हो जाए, लेकिन एनर्जी यही रहेगी। ठीक है, लिहाजा ये पीक इंटेंस भी आई और एक ही जगह आई और शार्प आई। ठीक, जबकि दूसरी ये वाली जो है पीक, अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करने की वजह से क्या होगा, ये एनर्जी भी आगे पीछे होती रहेगी, तो लिहाजा ये पीक्स क्या आ रही है, ये ब्रॉड आ रही है। ठीक, बस ये बात थोड़ी सी समझानी थी, जो हमने पीछे बात की वैसी बात है। अच्छा जी, दूसरी बात थी कि लोअर सिमेट्री कंपोनेंट्स, सिमेट्री चेंज हो जाए, यानी हम ऐसे लिगेंड चेंज हो जाए कि पूरा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल ना रहे, तो उस वजह से भी ये काम हो जाता है। ये आप बातें पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समरी बता रहा हूँ इसकी। देखिए ये है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, और ये क्या हुआ, कोई ऐसी चीज अटैच हो गई कि इसकी ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना ही रहा, बल्कि हो सकता है ये थोड़ा सा टिल्ड भी हो गया। ठीक है, तो इस सूरत हाल में क्या होता है, जब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता, तो अब इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो जाती है। तो एनर्जी लेवल का जो एक्साइटेड लेवल होता है ना, वो दो चीजों में, दो लेवल्स में तब्दील हो जाता है, आया ये करीब हो या ये दूर हो। ठीक है, दो तरह के सिस्टम बन जाते हैं। इस वजह से ये देखिए आप, ये ए में जो कोबाल्ट हेक्साको कॉम्प्लेक्स है, ये दो बैंड आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये जहां से, ठीक, कोबाल्ट हेक्साको कॉम्प्लेक्स के दो बैंड आ रहे हैं, एक ये बैंड आ रहा है जो रेड कलर का है, ठीक है, सिंगलेट T1 का और सिंगलेट T2 का। ठीक है, लेकिन जब इसमें से एक लिगेंड को क्लोरो लिगेंड से रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या हुआ, सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। तो अब देखें आप कि ये बैंड भी कैसा वियर्ड सा हो गया और ये बैंड भी क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो होता क्या है कि वो एक लिगेंड के चेंज करने से थोड़ा सा स्किप हो जाएगा ना। अब ये दोनों, ये लिगेंड भी और वो लिगेंड भी, दोनों फील्ड आ रही होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बैंड स्प्लिट हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। बेसिकली ये एक नहीं दो बैंड हो गए, एक ये बैंड हो गया और एक ये बैंड हो गया, लेकिन ये मर्ज होकर इस तरह नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये बैंड इस तरह से ब्रॉड हो जाते हैं, क्या हुआ, सिमेट्री चेंज हो गई। ठीक है, इसकी वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी होती है उसके अंदर। ये जॉन टेलर ने कुछ स्टेट किया, स्टेबिलिटी और डिजेनरेसी दोनों के दोनों से एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, यानी डिजेनरेसी भी हो रही है और कॉम्प्लेक्स स्टेबल ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा तो डिजेनरेसी उसकी रिमूव हो जाएगी, और जब डिजेनरेसी रिमूव हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक लेवल जो एनर्जी का होता है उससे कई एनर्जी लेवल निकल आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सिमेट्रिकल है बाहर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, किसी भी तरह से या तो ये लेंथ बढ़ जाएगी या इनके एंगल्स में कमी आ जाएगी, इस तरह से ये सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब ये सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है तो ये जो एनर्जी लेवल एक था, ये एनर्जी लेवल एक से ज्यादा हो जाता है।
ठीक है, जब एक से ज्यादा हो जाता है या इसी तरह ग्राउंड एनर्जी लेवल भी एक से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, बैंड आना शुरू हो जाता है। तो एक पीक के बजाय, एक जगह पीक के बजाय दो पीक्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और जो कि मर्ज होकर हमें ब्रॉडर बैंड बैंड मिलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं, लेकिन क्योंकि सिमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है इनके डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से। तो ये कॉपर हेक्साफ्लोरो की मिसाल है। इसमें ऐसा होता है कि पीक्स इसकी ब्रॉड आ जाती है या पीक्स की स्प्लिटेड थोड़ी सी आ जाती है। इसकी वजह जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, जॉन टेलर ने इसको डिस्कवर किया। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पहले भी हमारी बात हुई थी, एलएस कपलिंग भी कहते हैं इसको। अगर ऐसी हमारी एनर्जी स्टेट है जिनकी ट्रम वैल्यू बहुत हाई है, यानी एफ है, पी है और स्पिन भी हाई है, ट्रिपलेट है, डबलेट है, क्वार्टेट है, तो इनमें ये ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एल प्लस एस, जे की वैल्यू एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक होती है। तो एल और एस की वैल्यू बड़ी होगी तो एल प्लस एस की वैल्यू से लेकर एल माइनस एस तक की वैल्यू में फर्क बहुत ज्यादा आएगा। तो आइए हम इसके आगे मिसाल देख लेते हैं। अब देखें, हमें पता है ट्रिपलेट एफ के लिए, ये जो ट्रिपलेट एफ है, तो एस की वैल्यू है 3, ठीक है, और एल की वैल्यू एफ के लिए क्या होती है, एस पी डी एफ। तो ये एल की वैल्यू बस 2 आ गई, 0 1 2 एस पी डी, ठीक है। बल्कि चले खैर, ये एफ नहीं था, ये डी था, ये गलती से मैंने एफ कर दिया, आप इसको डी एज्यूम कर लें, तो ये 2 आ गई, ठीक। अब क्या हुआ, एल प्लस एस, एल माइनस एस, तो 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, तो 2 प्लस 3 5 होता है, 2 माइनस 3 1 होता है, -1 होता है, लेकिन क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो -1 बिकम्स 1। तो ये 5 4 3 2 1। अब ये इतने सारे एनर्जी लेवल वो ये हैं यहाँ पे आपके सीधे हाथ पे नजर आ रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 ये एनर्जी लेवल। अब जब यहाँ ट्रांजिशंस होंगी तो ये बहुत सारी ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है। पहले तो एक हो रही थी, लेकिन क्योंकि डिजनरेसी रिमूव हो गई एलएस कपलिंग की वजह से, क्योंकि हाई वैल्यू, ये इसको आप ट्रिपलेट डी समझ लें, ठीक है। तो हाई वैल्यू होने की वजह से आपको क्या होगा, पीक आपको इस तरह, यानी छोटी छोटी बहुत सारी पीक्स इकट्ठा जमा होके ओवरऑल आपको क्या होगा, रेजोल्यूशन कम होने की वजह से ब्रॉड बैंड मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं नजर आती है, बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में नजर आती है, और वैसे आमतौर से हमें बैंड ब्रॉडर मिल जाते हैं, इसे एलएस कपलिंग कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, सिंगलेट एस, ये भी स्टेट है, इसके लिए एस की वैल्यू 1 है, ये यहाँ 1 दिया हुआ है, और इसकी एल की वैल्यू 0 है, तो इसको एल प्लस एस एल माइनस एस मालूम करते हैं, यानी स्पिन ऑर्बिट क्वांटम नंबर। तो ये 0 + 1 से 0 - 1 यानी 1, यानी +1 से -1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 तक तो 1 ही बचा। तो इसमें तो एक ही स्टेट है, लिहाजा इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होगा, तो इसकी एक ही पीक आएगी सिंगल, जैसे ये पीक आ रही होती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के अंदर ये मामला है कि स्पिन और ऑर्बिट कपलिंग अगर ये बहुत हाई वैल्यूज होगी, ट्रिपलेट एफ है, डबलेट डी है, क्वार्टेट जी है, इस तरह की चीजें, इसमें बहुत हाई वैल्यूज आती हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी छोटी सी बात आपको और बता दूं, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल की इंटेंसिटी आमतौर से ज्यादा होती है, मोलर अथॉरिटी ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल के मुकाबले में। लेकिन ज्योमेट्री से भी फर्क पड़ता है, अगर हमारे कोर्स में ये बहुत ज्यादा इसके कोई जरूरत नहीं है समझने की, लेकिन बहरहाल चलते चलते ये बात आपके सामने मैंने चले रख देते हैं। मुझे हमारे उस्ताद मोहतरम थे जिनसे हमने ये कोर्स पढ़ा था, मरहूम डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, मनाजिल आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छे, बहुत शफीक और बहुत ही इंसान दोस्त शख्सियत थे। तो उन्होंने मुझे क्लास में हमें जब पढ़ाया तो क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में कोबाल्ट का हेक्सा कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन बना के ले आए। अच्छा, अब क्लास में आके उन्होंने हमसे पूछा बताओ इसका क्या कलर है। आपको इतना कम कलर था, हम कहने लगे इसका कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। तो वो तो उनके करीब था, उनके हाथ में था, उन्हें तो लाइट सा हल्का सा रेडिश लग रहा था, लेकिन हमें वो कलरलेस लग रहा था। इस पर वो बरहम होने लगे, तुम लोगों की आंखें अभी से खराब हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर HCl का सोल्यूशन डाला कंसंट्रेटेड, तो जनाब वो डार्क ब्लू कलर का बन गया। अब उन्होंने पूछा हमसे कि बताओ ये क्या हो रहा है, क्लास में ये समझा, यही कोर्स पढ़ाते हुए। तो हमने बताया कि जी समझ में नहीं आई बात, क्योंकि हम उसका पिंक कलर नहीं समझ पाए थे। तो उन्होंने फिर हमें समझाया ये पिंक कलर है, तो और से देखा तो अच्छा, दूर बैठे थे हम, तो ये पिंक कलर है, ओके। और इसमें हमने क्लोरो कॉम्प्लेक्स डाला है, यानी क्लोरो कॉम्प्लेक्स बना दिया कंसर्ड एसिड डालने पर, तो क्या हुआ, ये अब टेट्राहेड्रल बन गया और इसकी एप्सिलॉन वैल्यू हाई है, लिहाजा ये डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। तो काश कि आप लोग भी लॉकडाउन की ना होने की वजह से हमारे सामने होते तो हम भी ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा देते, लेकिन बहरहाल आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है। और इंशाल्लाह जब लैब में आएंगे तो कभी बता दीजिएगा, तो आपके सामने आप इसे करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये कोर्स आपका मुकम्मल हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि इस पूरे 631 कोर्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बात नहीं है, लॉजिकल बातें हैं, रटने रटाने की कोई चीज़ नहीं है, समझने समझाने की चीज़ है। और खासतौर पर स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं आमतौर से, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर से कि आपको कभी कभी स्पेक्ट्रम भी दे दिया जाता है वेवलेंथ का, और आपको कॉम्प्लेक्स का भी बता दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है इसको इंटरप्रेट करो कि भाई ये बैंड असाइन करो, कौन कौन से बैंड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे ट्रिपलेट T2G से ट्रिपलेट T1G, ट्रिपलेट T2G से ट्रिपलेट A2G, जो भी आप असाइनमेंट करेंगे वो आप तदाबस वगैरह डायग्राम से देख के बताएंगे। इसी तरह आपसे ये पूछा जाएगा कि जनाब ये कॉम्प्लेक्स है, बताओ इससे कितने बैंड आएंगे, तो इसमें आपको स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाएगा तो आप ये भी बताएंगे। और बाज़ दफ़ा आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है तो आप तनाव से डायग्राम से स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे, है ना। तो हर एतबार से सवाल पूछा, मतलब आपसे वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड पूछा जाएगा, वो आप उसको उसको देख के बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत सिंपल सा चंद चीज़ें हैं जिनको समझना होता है तो बाकी काम आसान हो जाता है। ठीक, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह मदद करे। तो आप कोई सवाल हो तो आप गूगल क्लासरूम पे पूछ लीजिएगा। और ये आज का लेक्चर आपका 631 के सारे खत्म हो गए, 5 लेक्चर हैं कुल 631 के, तो ये आज आखिरी लेक्चर है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।